वेलकम बैक टू जुडिशरी अड्डा। मैं हिमांशु तिवारी। अभी तक हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 13 तक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 14 को देखेंगे। सेक्शन 14 की हेडिंग बताती है शाश्वतता के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम बता रहा है। सबसे पहले हम लोग परपेचुइटी की मीनिंग क्या होती है ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। शाश्वतता होती क्या है? शाश्वतता उसे कहते हैं जो एक कहीं निरंतर चीज़ के लिए बांध दी जाए, शाश्वत हो जाए, कि ये हो जाए कि ये अब इसमें बदलाव नहीं हो सकता है, ये हमेशा बनी रहेगी। अब जैसे किसी एक आदमी कहता है किसी एक खूंटे से किसी चीज़ को बांध दी जाएगी, अब वो हटाया ही नहीं जाएगा। एक पिलर से किसी चीज़ को बांध दिया जाए, अब वो हटेगा नहीं, उसे शाश्वत कहते हैं। कि हमेशा हमेशा के लिए जो चीज़ हो गई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं, परपेचुइटी कहते हैं। अब परपेचुइटी शाश्वतता के विरुद्ध नियम बनाया गया कि शाश्वतता न रहे। किस चीज़ में ना रहे? यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी का जब हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हों उस समय हम लोग क्या करेंगे? शाश्वतता के विरुद्ध नियम को लागू करेंगे कि प्रॉपर्टी एक जगह कहीं बंध ना जाए। मूल इसका रखने का जो ये नियम है, ये जो प्रिंसिपल है, इसका यही एक प्रॉपर्टी एक जगह पे बंध के ना रह जाए। इस वजह से शाश्वतता के विरुद्ध नियम को धारा 14 में समाहित किया गया है। अब इसमें ये किया क्यों गया? इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये मेंस का क्वेश्चन होता है, इस वजह से इसको तो थोड़ा सा एलोब्रेट करके बता रहे हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका मूल उद्देश्य ये है कि जब हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के मेन प्रिंसिपल को देखते हैं तो वो कहता है कि जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो एक जगह कहीं बंधी नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा क्या करनी चाहिए? मूव करती रहनी चाहिए। ठीक है, मूव करती रहनी चाहिए, एक हाथ से दूसरे हाथ में, तीसरे हाथ में। अगर मूव करेगी तभी उस प्रॉपर्टी पे क्या होगा? जो उसका विकास हो सकेगा उस प्रॉपर्टी पे, तभी हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ एक जगह बंध गई है तो वो उस पर कोई और निर्माण, कोई और चीज़ नहीं होगी, ना ही उसका कोई और फ़ायदा उठाया जा सकेगा, ना कोई फैक्ट्री उस पर लगाई जा सकेगी, ना उस पर अलग से किसान कोई खेती कर सकता है। अगर एक जगह बंध गई तो आदमी एक ही तरीके से उसको काम करता रहेगा। हम लोगों ने कहा कि शाश्वतता के विरुद्ध हम नियम बनाते हैं। ठीक, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, जब इसकी लैंग्वेज हम लोग देखते हैं धारा 14 की, कह रही है कोई भी संपत्ति अंतरण, कोई भी संपत्ति जो अंतरण की जा रही है, ऐसा हित शिष्ट करने के लिए, कैसा हित शिष्ट करने के लिए आगे बता रहे हैं, प्रवृत्ति नहीं होगी, आगे वो लागू नहीं होगी। कब? जो ऐसे अंतरण की तारीख को, जिस तारीख को अंतरित किया जा रहा है, जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के और किसी व्यक्ति की जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, उस समय वो अस्तित्व में आ गया हो, जिसे यदि वह पूर्ण वय किसे माना जाता है? लगभग 18 साल की प्राप्त करे तो वह श्रेष्ठ हित मिलना हो, अप्राप्त वयता के पश्चात प्रभावी होना है। ये शायद है कि आपको ये लैंग्वेज ना समझ में आई हो, इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये एक आदमी है, ठीक, वो क्या काम करता है? अपनी एक अचल प्रॉपर्टी है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको वो ट्रांसफ़र कर रहा है। पहले वो ट्रांसफ़र किसे कर रहा है? कह रहा है इसे बी को दे दो। ठीक, उसके बाद में सी को दे दो। ठीक, अब क्या कह रहा है? सी के जीवन पर्यंत तक, जब तक सी जिंदा रहेगा, तथा उसके बाद सी के एक तो सी के जीवन पर्यंत तक दे दिया, उसके बाद क्या कह रहा है? सी के जीवन के बाद जो है उसके बच्चे को, होने वाले पुत्र को, जो 18 साल की उम्र प्राप्त कर लेता है। मान लो ये कह रहे हैं कि सी का जो बच्चा है वो
जो अभी जन्मा नहीं है लेकिन वो वूम में है, कोख में है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे कि बच्चा अस्तित्व में होना माना जाता है जब वो गर्भ में आ जाता है। तो कह रहे हैं कि वो बच्चा जो है होने वाले पुत्र के 18 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल तक प्रॉपर्टी ए ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। तो ये जो सेक्शन 14 होगा इस ट्रांसफ़र को वैलिड मानेगा, वैध मानेगा और कहेगा हाँ ऐसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ए ने ट्रांसफ़र की एक इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे, पहले बी को दिया इसके जीवन पर्यंत के लिए, फिर सी को दिया और फिर क्या किया, सी के जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके 18 साल के होने तक के लिए भी प्रॉपर्टी इसको दे दिया। तो अब सपोज करिए कि बी जो है 50 साल तक रहा, उसके बाद जो है जो इसकी उम्र बची सी की, मान लो 30 साल बची, 80 साल तो ऐसे हो गई। अब जो ये बच्चा इसका पैदा हुआ 18 साल के लिए इसको और दे दिया गया पैदा होने के बाद, ठीक है। तो आप देखेंगे कम से कम 98 के लिए ये एक प्रॉपर्टी वैसे ही बंध जा रही है एक जगह पे। अगर इतने को अलाउ किया गया लगभग 98-100 ईयर तक के एक प्रॉपर्टी को कहीं एक जगह बांधा जा सकता है, एक परिवार में रखा जा सकता है, ठीक है, अधिकतर। लेकिन ये बात याद रखने वाली है, अगर वो प्रॉपर्टी जो सी है, जो हमने एग्जांपल लिया कि सी के जीवन पर्यंत तक रहेगा, उसका बच्चा जो है होगा तो 18 साल तक होने के बाद ये प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके पास चली जाएगी, तो ये पूर्ण हित जाएगी। इसके बाद पहली चीज़ तो इसका अंतरण नहीं किया जा सकेगा, ये वेस्टेड इंटरेस्ट प्राप्त करेगा, कंप्लीट इंटरेस्ट प्राप्त करेगा। और वहीं जगह ये भी ज़रूरी है कि सी का जीवन ख़त्म होने से पहले जो सी का बच्चा है, जिसे हम 18 साल के लिए मान रहे हैं कि आगे आने वाले पे टाइम पे होगा, वो क्या होना चाहिए, अस्तित्व में आ जाना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सी जो है 18 साल होते ही वो बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा। अगर वो 19 साल होने पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो धारा 14 वहाँ पे लागू नहीं होगी और रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी का नियम उस पर लागू हो जाएगा। वहाँ पे ये सिद्धांत लागू नहीं हो जाएगा हाँ इतने तक की वैलिडिटी होगी, वहाँ पे तुरंत शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू हो जाएगा अगर 19 साल का हो गया। तो एक निर्धारित समय बांध दिया गया, किसी प्रॉपर्टी को एक जगह आप कब तक रख सकते हैं। ये धारा 14 सिर्फ इतना बता रही है बार बार कि एक प्रॉपर्टी को हम लोग एक ही जगह कितने साल तक रख सकते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य जो था वो सेक्शन 13 और 14 दोनों का ये जो ऑब्जेक्टिव होता है कि एक आदमी जो बहुत ही मेहनत से एक प्रॉपर्टी को बनाता है, वो ये चाहता है आने वाले समय में उस प्रॉपर्टी का उपभोग जो है हमारे बच्चे करें और आने वाले समय में उनके भी बच्चे उसे निरंतर करते चले आएँ उस प्रॉपर्टी का उपभोग। तो अगर उसके हित को ये देखते हुए एक नियम बनाया गया कि ठीक है आप अधिकतर इतने समय तक के लिए अपने आने वाली उत्तराधिकारियों को आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। फिर वो किसी एक व्यक्ति में वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा और वो जो चाहेगा वो किसी को भी बेच सकेगा, वो किसी को भी दान दे सकेगा, उस प्रॉपर्टी को जैसे भी चाहेगा वैसे उसका उपभोग कर सकेगा। ठीक है, कुछ लोग को ये भ्रम रहता है कि धारा 5 जो है ये अपवाद है धारा 13 और 14 को। ये प्रश्न भी साधारण बनता है और हम जनरली ऑप्शन में लगा भी देते हैं हाँ 13 और 14 उसके अपवाद है। लेकिन क्यों? क्योंकि धारा 5 क्या कह रही है? 5 कह रही है जीवित व्यक्ति द्वारा जीवित व्यक्ति को या स्वयं को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जानी चाहिए। लेकिन 13 और 14 में हम लोग क्या देखते हैं कि अजन्मे व्यक्ति को भी हम क्या करना है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य को एक फॉलो किया गया, माना गया इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। ये कहीं से भी उसका अपवाद सृजन नहीं करती है, वो ये बताती है बल्कि ये पूरक है उस चीज़ की उस प्रिंसिपल के जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का बैकबोन है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाते टाइम ये ध्यान रखा गया कि जिस आदमी की प्रॉपर्टी है उसका भी हित
सिक्योर किया जाए, उसका भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सिक्योर किया जाए। अगर उसका हित हम लोग, उसका इंटरेस्ट हम लोग सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं तो इस एक्ट का पर्पज ही फेल हो जाएगा। इसी वजह से ये चीज़ कहा गया कि जो ये ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसे एक आदमी जो बना रहा है उसके हित को देखते हुए वो ये 13 और 14 में उसे कुछ अपने उत्तराधिकारियों को कुछ हद तक, वो सीमा तक उसे बांध सकता है, दे सकता है कि हाँ आप इतने साल तक ये यूज़ करेंगे, उसके बाद आने वाला एक उत्तराधिकारी ये उसका उपभोग कर सकता है। उसके बीच में जो ये लोग प्रॉपर्टी को पाएंगे वो लोग ना तो उसको बेच सकेंगे, ना उसका दान कर सकेंगे, ना ही किसी तरीके का उसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण इसमें क्या चीज़ें हैं हम लोग देख लेते हैं कि अगर इसको हम लोग तोड़ के देखें 14 को, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बहुत ध्यान से समझने वाला है। जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या निकल के आता है? संपत्ति का अंतरण। पहला आप एलिमेंट निकालेंगे, अगर मेंस में लिख रहे हैं सबसे पहला क्या निकालेंगे? संपत्ति का अंतरण होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कैसा होना चाहिए? जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए? हित का सृजन करते हुए होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ कंप्लीट इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ आप क्या दे रहे हैं? उसे मात्र हित दे रहे हैं कि आप उसका उपभोग करेंगे जब तक ये वास्तविक स्वामी के पास नहीं पहुँच जाती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड एलिमेंट आ जाता है। तीसरा तत्व क्या होगा? जो जीवित व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्तियों के जो पक्ष में आप कर रहे हैं, जिसे, क्योंकि सेक्शन 5 भी यही कहता है जीवित व्यक्ति को आप देंगे, तो प्रॉपर्टी पहले किसे दी जा रही? जीवित व्यक्ति को। आप अपवाद बार बार उसे बनाते हैं, यहाँ उसका उदाहरण निकल के आ जा रहा है, कैसे वो अपवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले आप किसी अजन्मे व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। प्रॉपर्टी जो है स्वामी विहीन नहीं हो रही है, आप याद रखिए, स्वामी विहीन प्रॉपर्टी अगर हो रही है तो वहीं खतरा पैदा होता है। यहाँ पे क्या है? आप जीवित व्यक्ति को ही दे रहे हैं, यानी कि आप वेस्टेड इंटरेस्ट ना दे के हित का सृजन तो दे रहे हैं, कहीं पे उसका इंटरेस्ट बना तो रहे हैं। ठीक, पहले दे दिए, अब इसको आप दे दिए जीवन पर्यंत के लिए हित सृजित हो गया, इसके बाद इसको आप दे दिए, तब भी आपने क्या किया? हित का सृजन कर दिया। हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी जो है तब तक इनके कब्जे में रहेगी। ठीक है, तो क्या कहा गया? तीसरे एलिमेंट में हम क्या कह सकते हैं? जीवित व्यक्ति हो या फिर व्यक्तियों के जो पक्ष में पूर्व हित का सृजन किया जाए। जो लास्ट वाले व्यक्ति को जो हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसे, उसके पूर्व हम क्या कर रहे हैं? हित का सृजन कर रहे हैं। मतलब अभी वो अस्तित्व में नहीं आया है, इसीलिए हम लोग उसके पहले के जो उस कब्जा जिसे देना चाह रहे हैं उपभोग करने के लिए, उसके हित को हम उसमें दे रहे हैं कि आप इसका उपभोग कर सकें। ठीक, अब हम फोर्थ एलिमेंट इसमें क्या निकाल सकते हैं 14 में से? देखो, फोर्थ एलिमेंट कहता है पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अजात व्यक्ति का अस्तित्व में आना आवश्यक है। क्या कह रहा है? कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ अनबोर्न पर्सन बिफोर द एक्सटिंक्शन ऑफ प्रायर इंटरेस्ट इज नेसेसरी। जब वो लास्ट वाला जो आदमी हमने बताया जिसका हित का सृजन किया गया, उसके क्या कहा गया? जब तक वो उसके हित की समाप्ति हो रही है, उससे पहले ही जो जिसे हम अंतिम व्यक्ति को दिए, जो भी पैदा ही नहीं हुआ है, वो अस्तित्व में आ जाना आवश्यक है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अजात व्यक्ति का अस्तित्व में आना आवश्यक है। ठीक, पांचवा एलिमेंट क्या निकाल सकते हैं हम इसमें से? पांचवा एलिमेंट निकालेंगे कि अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के पूर्ण हित का अंतरण होना चाहिए। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ अनबोर्न पर्सन। जो पूर्व हित पूरा दिया जा रहा है उसको, वो उसका पूर्ण अंतरण हो जाना चाहिए अजात व्यक्ति को। अब ये नहीं अजात व्यक्ति के भी बच्चे को हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट और हम बता सकते हैं इसमें, अजात के वयस्कता प्राप्त करने के समय तक संपत्ति का निहित होना। ये हमने देखा, क्यों? क्योंकि उसमें ये चीज़ कहा गया है कि जब वो अस्तित्व में आ जाए, वयस्क हो जाए। यहाँ पे वो चीज़ कही गई जब वो वयस्क हो जाए।
तो इसीलिए अब अगर इसे हम देखना चाहें कि आज़ाद के वयस्कता प्राप्त करने के समय तक संपत्ति का निहित होना, अगर हम धारा 18 देखें तो उसमें एक चीज़ कहा गया है, लोग के फायदे के लिए शाश्वत अंतरण किया जा सकता है, ये इसका अपवाद पैदा करता है। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये धारा 14 का अपवाद इस एलिमेंट पे 18 पे दिया गया है, ये प्रश्न बनता है। ठीक, इसे आप मेंस में मेंशन भी कर सकते हैं। एक एलिमेंट और निकाल सकते हैं, 7वां, वो कह सकते हैं शाश्वतता के विरुद्ध नियम किसी भावी हित को श्रेष्ठ करने पर भी लागू होगा। क्या कहा जा रहा है? शाश्वतता के विरुद्ध नियम जो है किसी भावी हित को श्रेष्ठ करने पर भी लागू हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि रूल है अगेंस्ट परपेचुइटी सर आल्सो एक्सटेंड टू क्रिएशन ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट, आप कोई फ्यूचर इंटरेस्ट अगर बना के रख दे रहे हैं तो भी ये नियम लागू होगा, ये भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, बता सकते हैं। और एक लास्ट निकाल सकते हैं हम लोग, वो क्या हो जाएगा कि गर्भस्थ शिशु के पक्ष में किया गया अंतरण मान्य होगा। ट्रांसफर मेड इन फेवर ऑफ चाइल्ड इन वूम इज़ वैलिड। हमने क्या कहा कि जो बच्चा गर्भ में आ चुका है, ठीक है, वूम में आ चुका है, उसको हम मान लेते हैं वो अस्तित्व में आ चुका है, और उसके पक्ष में अगर किया जा रहा है अंतरण तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा और वो अंतरण वैध होगा, मान्य होगा, माना जाएगा। ठीक है, धारा 14 यहाँ पे ही समाप्त नहीं हो जाती है। इस शाश्वतता के विरुद्ध नियम का जो कारण बनाया गया उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी, जैसे टू मेंटेन सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक उन्नति बनी रहे, इस वजह से भी ज़रूरी थे। टू बूस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को भी बढ़ाना हुआ, चूँकि अगर एक ही जगह प्रॉपर्टी बढ़ गई तो औद्योगिकरण नहीं होगी, सामाजिक उन्नति नहीं होगी, व्यापार को सुकर नहीं बनाया जा सकेगा, पारिवारिक आपत्तियों को जो है दूर करना, कि पता लगे एक ही जगह प्रॉपर्टी बंद के रह गई फिर तो सारी प्रॉपर्टी एक ही जगह रह जाएगी और कोई व्यक्ति कभी प्रॉपर्टी ना उसकी खरीद पाएगा ना ही कोई अन्य व्यक्ति बेच पाएगा, तो एक ही आदमी हमेशा जो है वो रिच बना रह जाएगा। ठीक है, ये शाश्वतता के विरुद्ध अगर कारण पूछा जाए तो ये आप 4 कारण बता सकते हैं। सामाजिक उन्नति हो के कारण इसे रखा गया, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के कारण, और व्यापार को सुकर बनाने, और पारिवारिक आपत्तियों को दूर करने के लिए। ठीक है, आप ये सारे पॉइंट्स वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करके नोट्स बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम के क्या अपवाद हो सकते हैं, ये भी पूछ लेता है। तो कुछ अपवाद रखे गए जिसमें जो है शाश्वतता के विरुद्ध नियम को लागू नहीं किया जाता है, जैसे इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट कोई हो रहा है, व्यक्तिगत संविदा कोई आदमी कर रहा है तो उसमें ये लागू नहीं होगी। चार्ज अगर है भार तो उसमें लागू नहीं होगी। दान अथवा धर्मार्थ संपत्ति दे दी जा रही, गिफ्ट और चैरिटेबल प्रॉपर्टी है तो उस पर भी ये लागू नहीं होगी, वो शाश्वतता के लिए दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई मंदिर बन रही है, कोई मस्जिद बन रही है, कहीं कुछ निर्माण किया जा रहा है, हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, चैरिटी के लिए जो भी चीज़ें हैं अगर दी जा रही हैं उसे हम परपेचुइटी के नियम के अंतर्गत नहीं रखेंगे, उसको अगेंस्ट नहीं बनाएंगे, उसको हम शाश्वत काल के लिए दे सकते हैं। ठीक, निहित हित अगर दिया जा रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट किसी को दिया जा रहा है तो भी उसमें हम इस नियम को लागू नहीं करेंगे, ये धारा 14 का अपवाद हो जाएगा। और धारा 5 जो है नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, किस एक अपवाद और है इसका, निगम द्वारा खरीदी हुई संपत्ति है, प्रॉपर्टी परचेज बाय कॉरपोरेशन है अगर, तो भी ये नियम उस पर लागू नहीं होगा। आई होप आप लोग को ये सेक्शन समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्री और मेंस में दोनों जगह बहुत ही बार पूछा गया है और पूछा जाता रहा है, इसलिए याद रखना है। इसमें एक केस है राम ब्रांड बनाम राम मोहित का, ये भी बार बार पूछा जाता है। इसमें कहा गया कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम ऐसी व्यक्तिगत संविदाओं पर लागू नहीं होता है जो कि संपत्ति में किसी हित को व्युत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।